जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तलवारों की धार पर इतिहास हमारा बनता है। सिकंदर भी आए, कलंदर भी आए, न कोई रहा है न कोई रहेगा। अब तेरे जाने की बारी विदेशी, मेरा देश आजाद होकर रहेगा। नमस्कार साथियों, मैं सीताराम प्रसाद, पूर्व नौसैनिक, पुनः आपके बीच एक बार फेसबुक लाइव में आप सबका जोरदार स्वागत करता हूं। जो श्रोतागण, जो भाई बंधु बहने फेसबुक लाइव से जुड़ेंगे या इस रिकॉर्डेड प्रसारित फेसबुक पोस्ट पे कमेंट के माध्यम से अपना विचार मंतव्य दूसरे लोगों तक प्रसारित करने का कार्य करेंगे, उन सबको एक बार पुनः धन्यवाद। आज मैं एक छोटी सी रचना को लेकर के आपके बीच आया हूँ। इसके साथ ही अभी हाल ही में आज जो परिणाम घोषित हुए हैं उनके संबंध में 4 दिन पूर्व मैं एक बात बताई थी, तो उसका भी चर्चा करूंगा और उसका मायने क्या है वो सब बातें पे चर्चा करूंगा। लेकिन उससे पहले देशभक्ति से प्रेरित मेरी एक रचना है, सशस्त्र सेना। दोस्तों, सशस्त्र सेना कहते ही आज एक मन में अलग सा ख्याल आता है। इसलिए ख्याल आता है कि अभी यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है और युद्ध को संचालित कौन कर रहा है? सशस्त्र सेना। वो रूस का सशस्त्र सेना हो या यूक्रेन का सशस्त्र सेना हो, वैसे ही भारतीय सशस्त्र सेना। तो मैं चूंकि भारत के सशस्त्र सेना का कभी अंग रहा था और मौका मिलेगा, ऐसा अवसर प्रदान हुआ, तो फिर मैं उस जंग के लिए भारत की अखंडता, एकता और इंटीग्रिटी के लिए यदि जरूरत पड़ेगा तो मैं हमेशा तैयार हूँ। इसलिए मैं भारतीय सशस्त्र सेना के ऊपर 2-4 जो अपनी रचना लिखा हूँ उसको आपके बीच प्रस्तुत करता हूँ कि जज्बा देश प्रेम का जन जन में राष्ट्र समान है। जज्बा देश प्रेम का जन जन में राष्ट्र समान है। भारतीय सशस्त्र बल का, भारतीय सशस्त्र बल का अपना अलग पहचान है, अपना अलग पहचान है। कारगिल की धरती निराली, कारगिल की धरती निराली कहने के लिए धरती निराली है, अनोखी है, लेकिन वहाँ हाड़ कपा देने वाली, हाड़ गला देने वाली वहाँ पे बर्फीली तूफान, अवलांच जिसको बोलते हैं, जो सरफेस पर समतल पे जो आंधी तूफान आती है उसको आंधी तूफान बोलते हैं, लेकिन पहाड़ों पर, पर्वत पर, ऊंची ऊंची चोटियों पर जो बर्फीली झोंका चलती है उसको अवलांच बोलते हैं। उसमें कितने ही सैनिक अपने अंगों को गंवा देते हैं, अपनी जान कुर्बान कर देते हैं। उस जगह पर भी जाकर के उस धरती को निराली बनाने वाले हमारे जवान सशस्त्र सेना के जवान होते हैं। इसलिए लिखा हूँ कि कारगिल की धरती निराली हिंदुस्तान की शान है, मर मिटने का भय नहीं, आत्म गौरव और सम्मान है, आत्म गौरव और सम्मान है। जज्बा देश प्रेम का जन जन में राष्ट्र समान है। भारतीय सशस्त्र बल का अपना अलग पहचान है, अपना अलग पहचान है। पाक घुसपैठियों को खदेड़ा, पाक घुसपैठियों को खदेड़ा देकर अपनी बलिदान है। जम्मू कश्मीर में अमन चैन, दृढ़ संकल्प बलवान है, दृढ़ संकल्प बलवान है। बर्फ कांटों और पथरीली जहां निर्जन सुनसान है, बर्फ कांटे और पथरीली जहां निर्जन सुनसान है। विश्व की दुर्गम चोटी फतह का सेना का अभिमान है, सेना का अभिमान है। जज्बा देश प्रेम का जन जन में राष्ट्र समान है। भारतीय सशस्त्र बल का अपना अलग पहचान है, अपना अलग पहचान है। हिंसा से झुकते नहीं, हिंसा से झुकते नहीं, अहिंसा भी अपनाया है। हिंसा से भी झुकते नहीं, अहिंसा भी अपनाया है। मोहम्मद गोरी, बाबर, सिकंदर पोरस के आगे हारा है, पोरस के आगे हारा है। जज्बा देश प्रेम का
जन जन में राष्ट्र प्रधान है, जन जन में राष्ट्र प्रधान है, मतलब मुख्य लक्ष्य है उसका राष्ट्रवाद। जन जन में राष्ट्र प्रधान है, 20 को संस्कृति सिखलाई, 20 को संस्कृति सिखलाती, बढ़ा रही पहचान है, बढ़ा रही पहचान है भारतीय देश, जज्बा देश प्रेम का। जन जन में राष्ट्र समान है, जन जन में राष्ट्रवाद है, भारतीय सशस्त्र बल का अपना अलग पहचान है, अपना अलग पहचान है। धन्यवाद साथियों, मैं आज थोड़ा सा चर्चा करूंगा यूक्रेन और रशिया युद्ध पर। आज रशिया और यूक्रेन युद्ध पर 4 दिन पहले या 8 दिन पहले मैं एक फेसबुक लाइव पे आया था और हर भारतवासियों से एक अपील किया था कि ना वो बीजेपी या ना कांग्रेस या कोई भी है, आप कभी भी वोट देते समय एक पार्टी को चूज कीजिए, 2 या 3 पार्टी में से किसी एक पार्टी को चूज कीजिए और उसको पूर्ण बहुमत सरकार दीजिए, पूर्ण बहुमत दीजिए, ताकि कोई 1-2 पद लेकर के, 1-2 पोस्ट लेकर के, 1 विधायक, 2 विधायक, 2 सांसद, 4 सांसद लेकर के बड़े बड़ी पार्टियों को ब्लैकमेल न कर सके। और ये बहुत ही खुशी की बात है कि जो 5 राज्य का चुनाव आज जो परिणाम आया है उसमें 4 में 5 में जिसको भी दिया है जनता ने खुलकर समर्थन दिया है, पूर्ण बहुमत दिया है, ताकि वो ब्लैकमेल होकर के जो जनता के लिए जो फंड आता है उस फंड का दुरुपयोग न हो सके। ये बहुत ही खुशी की बात है। दूसरी बात, विपक्ष का मजबूत होना कितना महत्वपूर्ण होता है, ये आज हम यूक्रेन और रशिया के वार से देख सकते हैं। दोस्तों, एक तरफ जहां दुनिया रशिया को दोषी मान रही है, तो दूसरी तरफ यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की अपने हट के कारण पूरा यूक्रेन का अर्थव्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा धराशायी करने पर आग लग गई है, जलकर खाक हो रही है, पूरा बर्बाद हो रही है, जनता मर रही है। एक मिसाइल अटैक में कम से कम 1000, 1200, 2000 के लोग मर रहे हैं, लेकिन जेलेंस्की के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो राष्ट्रवाद नहीं कर रहा है, वो अपना जो ईगो है उसको हट नहीं करना चाहता है, वो अपना स्वार्थ देख रहा है। यदि इतना ही बड़ी उसके अंदर राष्ट्र की भावना है तो पब्लिक को मरने क्यों छोड़ रहा है? क्यों पब्लिक को मरने? अपने यहाँ जाकर के लड़ाई करे, अपने बीवी को भेजे, अपने बच्चों को बाहर निकाले। राष्ट्रपति भवन के नीचे बने परमाणु हमला में भी बचने के लिए उसके पास मतलब क्या है, व्यवस्था है कि परमाणु अटैक भी यदि राष्ट्रपति भवन पर हो जाएगा तब भी उसकी जानें बची रहेगी। वहां अपने बीवी बच्चों के साथ सुरक्षित है और लोगों को एकदम कत्लेआम चल रहा है, बुरी तरह कत्लेआम मच रहा है। जहां एक राष्ट्र के रशिया जैसे राष्ट्र को उसने चैलेंज किया, और भी किसके कहने पर? नाटो के कहने पर, अमेरिका के कहने पर, जो 2 साल से उसके पीछे पड़ा था कि मुझे सदस्य बना लो, मुझे सदस्य बना लो, मुझे अपना दोस्त बना लो। यदि उसको बनाना होता तो ये कहने की जरूरत नहीं होती, 2 साल का समय नहीं लगता। यदि उसका सच्चा दोस्त होता, सच्चा ही तैसी होता, तो एटलीस्ट ये कर्मन होने के समय ही कुछ न कुछ कदम उठाता। लेकिन वो दूसरे के बहकावे में आकर के और अपने जनता को, अपने पूरा देश को बर्बादी के गार पर लेके जा रहा है जेलेंस्की। जब कोई राष्ट्र को अपना नेता चुनता है तो उसकी जिम्मेवारी बनती है कि देश की सुरक्षा, इंटीग्रिटी और उसको अपने ऊपर रखे, अपना ईगो को हटा दे। यदि उस लायक नहीं है तो एक हिंदी में है कि जेते पांव पसारिए जेती लंबी सौर। आप उतना ही बात बोलिए जिस बात को पूरा करने के आप काबिल हैं।
जेते पांव पसारिए जेती लंबी सौर। आपको मालूम था कि विश्व की महाशक्ति जो 5 देश है उसमें सेकेंड पोजीशन पर रसिया है, आपका 29th पोजीशन है विश्व की महाशक्तियों में। फिर आप 2 नंबर से टकराने जा रहे हैं, वहां आप टिक नहीं पाएंगे, लेकिन आप दूसरे के चढ़ावे में आकर के अपना देश को बर्बाद कर रहे हैं, जान माल और आर्थिक व्यवस्था को चौपट कर रहे हैं। यहाँ दोस्तों एक सीखने की बात है, वहां विपक्ष मजबूत नहीं है। यदि वहां विपक्ष मजबूत होता, जेलेंस्की के अगेंस्ट में मोर्चा संभालता, जेलेंस्की के अगेंस्ट में मोर्चा संभालता और युद्ध विराम के लिए उसको अपना ईगो छोड़ने को मजबूर करता, और इतनी जो तबाही हो रही है इतनी तबाही नहीं होती। आज यदि युद्ध रुक जाए, आज भी 50 साल पीछे चला जाएगा यूक्रेन। आज चला गया, जितना उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो गया, जितना उसका परमाणु संयंत्र बिजली उत्पादन वाला जो है वो बर्बाद हुआ है, जितनी पब्लिक विस्थापित हुई है, जितने लोगों के बच्चे और बूढ़े माँ बाप अपने से दूर हो गए हैं, विस्थापित हो गए हैं, उनको हासिल तो किया नहीं जा सकता है, लेकिन उसको रिकंस्ट्रक्शन करने में कम से कम 50 साल लगेंगे, तभी शायद पूरा ना हो। तो एक ईगो के चलते और मजबूत विपक्ष नहीं है इसके चलते। और मजबूत विपक्ष क्यों नहीं है, इसका कारण है कि हम लोग 10 पार्टी 15 पार्टी 50 पार्टी को वोटिंग करते हैं। नहीं, एकदम चूज कीजिए कि एक तो सही आदमी को जात पार्टी से, जात पाति धर्म संप्रदाय क्षेत्रवाद को से ऊपर उठ करके वोट कीजिए, और राज्य में या देश में किसी 2 या मैक्सिमम 3 पार्टी को चूज कीजिए और उन्हीं के ऊपर वोट कीजिए। कि यदि जो सत्तारूढ़ दल है वो यदि किसी ऐसे बेवकूफ भरा फैसला ले रहा है, तो जो विपक्ष मजबूत होगा तो आवाज उठाएगा, जनता उसमें शामिल होगी और सरकार को फैसला पलटने का मायदा रखता हो। ऐसे विपक्ष मजबूत होना चाहिए, सरकार मजबूत हो, उसके साथ साथ उसको पे डंडा चाबुक चलाने वाला भी मजबूत होना चाहिए। तो ये बहुत खुशी की बात है, ये बहुत खुशी की बात है कि आज जो 5 राज्य में मुझे ना तो बीजेपी का जीतने का खुशी है और ना तो केजरीवाल आम आदमी पार्टी का जीतने का गम है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं लोगों से अपील किया था, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ मेरे कोई नहीं, लोगों में जागरूकता बढ़ी है और ये बहुत अच्छी बात है कि जिस स्टेट में भी आप सरकार चुने, किसी एक को चुने, वो अपना जिम्मेवारी निभाएगा। जिम्मेवारी निभाएगा नहीं तो अगले बार पलट दीजिए, मौका मत दीजिए। लेकिन 10 पार्टी 20 पार्टी 50 पार्टी क्षेत्र के नाम पर, जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर कभी भी वोट मत कीजिए, नहीं तो हमारा हाल भी कमोबेश और कभी न कभी यूक्रेन जैसा हो सकता है। क्यों? क्योंकि वहाँ मजबूत विपक्ष नहीं है। सरकार एक कौन सा कॉमेडियन था वो जेलेंस्की, और कॉमेडी करते 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 वो राष्ट्रपति की भूमिका में कटाक्ष किया करता था। लगभग 10 साल कॉमेडियन की रोल में रहा और जनता उसकी एबिलिटी को ना दे करके उसकी पॉपुलरिटी पर, ये बहुत बड़ी बात है, एबिलिटी एंड पॉपुलरिटी। अब मैं बोलूंगा तो लगभग 2 घंटा बोलते रह जाऊंगा, लेकिन एबिलिटी और पॉपुलरिटी में बहुत अंतर है। हो सकता है मेरा पॉपुलरिटी ना हो लेकिन मेरे अंदर एबिलिटी हो, लेकिन कोई पॉपुलरिटी है लेकिन उसके अंदर एबिलिटी नहीं हो। उसकी एबिलिटी क्या है? हंसाने का एबिलिटी है, योग्यता है, गुण है, लेकिन वो देश को संभालने के लिए, लोगों को दिमाग पढ़ने का, विश्व समुदाय का वातावरण समझने का, देश की संरचना को, इंफ्रास्ट्रक्चर समझने का उसके अंदर एबिलिटी ना हो। इसलिए कभी भी पॉपुलरिटी पर नहीं जाइए, एबिलिटी पर जाइए। ये ध्यान यदि यूक्रेन की जनता रखी होती तो आज यूक्रेन की ये हालात नहीं होती। और यही मैं कहूंगा कि किसी भी पार्टी को आप वोट कीजिए, मैं तो उसे कैंडिडेट को सिलेक्ट करके कीजिए, या और 2 या 3, इससे ज्यादा पार्टी का जो यहाँ पे भरमार लगा हुआ है, जो ब्लैकमेलिंग का शिकार होते हैं बड़ी पार्टियां। और वो बड़ी पार्टियां क्या करती है, चाहे बीजेपी, कांग्रेस, चाहे सपा, चाहे बसपा, चाहे कोई भी, जो स्टेट से लेकर केंद्र में
राज करती है, सत्ता चलाती है, वो ब्लैकमेल हो जाती है इन छोटे छोटे दलों के द्वारा, और जनता के जो फंड है उसका दुरुपयोग करके उनको लाभ पहुंचाती है। अपने घर से ना तो बीजेपी देती है, ना सपा देती है, ना कांग्रेस देती है, वो हम आम जनता के फंड के ही पैसा को कन्वर्ट करके इधर उधर करके देती है। इसलिए कभी भी आपको केंद्र में या प्रदेश में ध्यान देकर के वोट देना है। एक पार्टी को की सरकार कंप्लीट फुल बहुमत के साथ देना है, चाहे वो पार्टी कोई भी हो। और जब कैंडिडेट का चुनाव करते हैं तो जाति की कोई भी हो, धर्म के कोई भी हो, उसके एबिलिटी पर ध्यान दीजिए, उसके योग्यता पर ध्यान दीजिए, उसके चाल चलन और उसका जो योग्यता है उस पर ध्यान दीजिए। जाति धर्म संप्रदाय पे मत जाइए, नहीं तो वही एक दिन आपका वो अहंकारी हो जाता है। जब कोई गुंडे बदमाश को आप जात के नाम पर चुनाव जिता कर भेज देते हैं, कल होकर के आपको फैसला मानने के लिए तैयार नहीं होता है और आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती है कि आप उससे सवाल जवाब कर सके। इसलिए एक तरफ तो जहां देश में या राज्य में मजबूत सरकार की जरूरत है, वहीं मजबूत विपक्ष की जरूरत है। जो लेसन हमें आज यूक्रेन से मिल रहा है, वहां विपक्ष नाम का कोई चीज नहीं है। इसलिए एक भी आवाज जेलेंस्की के अगेंस्ट में नहीं उठ रहा है, जबकि यूक्रेन की बर्बादी पूरा एकदम 50% इंफ्रास्ट्रक्चर जो उनके मुख्य शहर 10 है या मुख्य संयंत्र 10 है, सब तबाह और बर्बाद हो गया। कोई भी नाटो देश भी सामने नहीं आ रहा है, इसके बावजूद भी जेलेंस्की अपना हठ नहीं छोड़ रहा है। तो एक व्यक्ति के चक्कर में, उसके ईगो में, यदि मैं मानता हूं कि यदि जेलेंस्की के ऊपर अपना आत्मसम्मान दिख रहा है, कोई बात नहीं, वो अपना पद से इस्तीफा दे और तब उसकी इज्जत बची रह जाएगी कि हमने अंत समय तक सरेंडर नहीं किया, मैं राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया। या तो इस्तीफा दे या अपने आप को सुसाइड करे, इसमें भी उसकी इज्जत बचेगी कि राष्ट्र की सेवा करते हुए राष्ट्र के लिए अपनी जान कुर्बान कर दिया, लेकिन रशिया के सामने सरेंडर नहीं किया। लेकिन भाई वो एकदम कॉमेडियन है, तो कॉमेडियन के जैसा ही उसका सोच है, बंदर जैसा नाच रहा है और पूरे यूक्रेन में तबाही मचता हुआ देख रहा है और बर्बादी होता हुआ देख रहा है। उसके अंदर कोई राष्ट्रवाद नहीं है। राष्ट्रवाद होता तो इतनी बर्बादी, उसके अंदर एक सोच होता कि देश बचे। वो देश बचाने का सोच नहीं है, उसको अपना ईगो है। और उस ईगो को खत्म कब किया जाता? जब विपक्ष मजबूत होता। तो एक राज्य या एक देश में जितना महत्वपूर्ण सत्ताधारी दल को देते हैं, उसके अनुसार मजबूत विपक्ष भी होना चाहिए। आज बहुत खुशी की बात है कि भले उत्तर प्रदेश में 270 के करीब के सीट के साथ बीजेपी आज सत्ता में आई है, लेकिन पहले की अपेक्षा अखिलेश यादव के जो सपा पार्टी है लगभग 125 से 30 के बीच में आई है। एक मतलब जब 47 या 50 के करीब में उनका पहले सीट था, वहां से जंप करके 125 लेकिन आई है, तो एक मजबूत विकल्प के साथ है, एक मजबूत विकल्प है, विपक्ष है। तो एक तरफ खुशी है कि किसी एक पार्टी की सरकार रही है, तो दूसरी तरफ खुशी है कि विपक्ष भी मजबूत है। क्यों? सवाल जवाब करने के लिए उसके पीछे, हर योजना के पीछे जो घोटाला या भ्रष्टाचार होता है, उस पर चाबुक चलाने के लिए मजबूत विपक्ष का होना बहुत ही जरूरी है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि ये जो 5 राज्य का चुनाव हुआ है, उसमें चाहे जो पार्टी जीती है, लेकिन पब्लिक का सोच है कि किसी को देंगे तो एक को बहुमत दीजिए, और ये बहुत ही अच्छी बात है। ये देश के और राज्य के और जनहित में भी बहुत ही अच्छा निर्णय है। चाहे वो जिसको भी चुने, एक को चुने, अच्छा को चुने, सच्चा को चुने। और आप ये मत देखिए कि स्टेट है या केंद्र है, यहाँ तक कि पंच, सरपंच, जिला परिषद, मुखिया, ये सब के चुनाव में आपको ध्यान रखना है कि आप किसी के बहकावे में आकर के किसी अपने जात के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट न करें। आप एबल आदमी को वोट कीजिए, जो आपका
उसके अंदर दिमाग में इतने जो कार्यक्रम है, देश राज्य से लेके, गांव से लेके, पंचायत से लेके, ब्लॉक से लेके, जिला से लेके, उसके अंदर में ये सब सोचने का, सोचने समझने का, उसके दिमाग में सब रखने का जगह हो। केवल काट मार और घुस बाजारी, लूटमारी, ये सब का ही केवल संरचना उसके दिमाग में ना हो, उसके कॉपी कलम में ना हो। वो ऐसे ताकत रखता हो कि आप उसके सोच से आपके पंचायत का विकास हो, आपका गांव का विकास हो, और साथ साथ यदि आगे उभरे तो आपका जिला का विकास हो, आपका राज्य का विकास हो, और देश का विकास कर सके। इतनी उसकी सोच हो, उसकी एबिलिटी हो। और एबिलिटी आपको पता कब चलेगा? जब आप उसको सुनेंगे, उसको समझेंगे, जांचेंगे, परखेंगे, तब। जात के नाम पर वोट देंगे तब नहीं होगा। इसलिए एक बार पुनः अपील करता हूं कि यूक्रेन और रशिया युद्ध से हमें जो सबक लेना है, सर्वप्रथम ये है कि एक पार्टी की सरकार दीजिए, ब्लैकमेलिंग वाला सरकार नहीं दीजिए। विपक्ष को मजबूत कीजिए, मजबूत विपक्ष होना चाहिए। दूसरी बात, राष्ट्रवाद सबसे ऊपर रखना चाहिए। आज चाइना हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। चाइना हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, और चाइना का सबसे बड़ा जो लाभ पहुंचाने वाला देश है वो भारत है। चाइना को लाभ पहुंचाने वाला जो सबसे बड़ा मार्केट है वो भारत है, इंडिया है, हिंदुस्तान है, और यहाँ के हम सब नागरिक हैं। क्योंकि हम लोग चाइनीज सामान का बहुत ही बुरी तरह से बिना सोचे समझे उपयोग करते हैं, क्योंकि वो सस्ता पड़ता है। इसमें सरकार की भी गलती है, ठीक है, जनता सस्ता के ऊपर जाती है। अब सरकार के पास एक बहुत बड़ा हथियार है, जो क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल, यदि एक क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर यदि सरकार ध्यान दे तो कोई भी चाइनीज मार्केट में आइटम आ नहीं सकता है, नहीं आ सकता है। यदि डुप्लीकेट माल है, सीधे दुकान सील कीजिए। क्वालिटी कंट्रोल के नाम पर, किसी देश के नाम पे नहीं, कि देश का प्रोडक्ट है, इसको जैसे वर्ल्ड ट्रेड का जो रूल है उसमें नहीं हम किसी देश को बैन लगा सकते हैं उसके सामान को बेचने से किसी भी देश में। लेकिन यदि वो डुप्लीकेट आइटम है, माल है, उसके ऊपर हम क्वालिटी कंट्रोल नाम का एक संस्था होती है जो फूड विभाग में हर डिपार्टमेंट को चेक करती है। तो क्वालिटी कंट्रोल पर यदि हम ठीक से काम करें तो ये सब जो भी चाइनीज आइटम है, जो कि चाइनीज का मतलब अभिप्राय ही है, पर्यायवाची शब्द है डुप्लीकेट, मतलब चाइनीज। चाइनीज आइटम मतलब डुप्लीकेट, मतलब लो क्वांटिटी, बदतर क्वांटिटी, क्वालिटी क्वांटिटी सब कुछ बदतर। तो एक दूसरे का अभिप्राय है, फिर भी धड़ाले से चल रहा है। फुटपाथ पर यदि मैं कोलाबा में हूँ तो कोलाबा से निकलूंगा तो जहां तक बॉम्बे में जाऊंगा, रोड के दोनों साइड में चाइनीज आइटम भरा हुआ है। और कौन सा क्वालिटी? बदतर क्वालिटी। चले तो 3 साल, नहीं चले तो 3 मिनट भी नहीं, ऐसे आइटम। तो आप क्वालिटी कंट्रोल पर को अच्छा से इम्प्लीमेंट करके सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे ऐसे प्रोडक्ट पर रोक लगाए। और जैसा कि सरकार अभी कदम उठाई है जो स्वागत योग्य है, आत्मनिर्भरता। तो आत्मनिर्भरता के लिए हम अपने पब्लिक को भी जागरूक करने की जरूरत है कि आप जो प्रोडक्ट चाइना या दूसरे देश के प्रोडक्ट को ले रहे हैं उसमें उससे क्या होगा, और अपने देश का जो प्रोडक्ट है उसको यूज करने से क्या होगा, ये अंदर समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। एक तो हमारे देश के अंदर जो बन रहा है तो उसका जो भी रिवेन्यू हो रहा है वो अपने देश में रह रहा है। जो कंपनियां हैं, टाटा, बिरला, डालमिया, रिलायंस, ये सब जो है इनका प्रोडक्ट हम यूज करें, उनको ज्यादा बढ़ावा दे तो अपना देश का जो आर्थिक राजस्व है वो अपने देश में रहेगा। दूसरा ध्यान देने वाली बात है कि हम लोग टैक्स बड़ा चोरी करते हैं।
और उसमें कहीं ना कहीं सरकारी जो तंत्र है वो भी शामिल है, उनको भी कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एक बार आप सोच के देखिए, एक बार सोच के देखिए कि वहां तो कहाँ सेकेंड रैंक और 29 रैंक का लड़ाई है, लेकिन हमारा लड़ाई थर्ड और फोर्थ में होगा, एक रैंक अप डाउन होगा। आज देखिए कि यूक्रेन में लड़ाई चल रहा है, क्या धनी क्या गरीब सबका, जिसका लिसान भवन है उस पे भी मिसाइल अटैक हो रहा है, जिसका झोपड़ी है उस पे भी मिसाइल अटैक हो रहा है, कोई बचा नहीं है। तो यदि हमारा देश मजबूत होगा किस मामले में? सशस्त्र सेना के मामला में, आत्मनिर्भरता के मामले में। आज यदि यूक्रेन के पास एटॉमिक पावर होती तो भले 29 रैंक का देश है, लेकिन रसिया भी इतनी बड़ी जोरदार हमला नहीं करती। तो हम टैक्स भरे, ईमानदारी से भरे, स्वदेशी सामान का उपयोग करें, सब चीज में लाभ हानि देखना थोड़ा सा देखिए, लेकिन यदि देश हित में जहां फैसला हो रहा है वहां पे आपका झुकाव होना चाहिए। जैसे अभी देखिए जो यूक्रेन में चल रहा है, वहां क्या अरबपति क्या करोड़पति, कोई भी सबके ऊपर अटैक हो रहा है, सब त्राहिमाम है। तो अभी हमको सबक लेने की जरूरत है कि हम टैक्स चोरी न करें, स्वदेशी सामान का उपयोग करें, और राष्ट्रवाद जो देश पे सीमा पे अपनी जान कुर्बान कर रहे हैं, केवल उन्हीं के पास नहीं है। राष्ट्रवाद एक हल चलाता किसान भी है, एक जो उद्योगपति है वो भी राष्ट्रवाद का काम कर रहा है। यदि वो अपने देश में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करके गरीब को रोजगार दे रहा है, तो वो भी राष्ट्रवाद का एक अंग है, वो काम कर रहा है। एक डॉक्टर यदि सच्चा अच्छा से इलाज करके कम पैसों में एक गरीब का मदद कर रहा है, वो भी राष्ट्रवाद है। एक किसान खेत में हल चला करके अच्छा पैदावार कर रहा है, अच्छा उपज कर रहा है, वो भी राष्ट्रवाद है। तो ये जरूरी नहीं है कि किसी पार्टी से जुड़ जाओ राष्ट्रवाद होगा, बीजेपी से जुड़ जाओ राष्ट्रवाद हो गया, नहीं। वो राष्ट्रवाद को भुना रहा है। क्यों राष्ट्रवाद को भुना रहा है? क्योंकि राष्ट्रवाद को हम एक अलग नजरिया से देख रहे हैं। यदि तिरंगा लेकर के कोई चलता है तो आपका नैरेटिव सीधे हो जाता है कि ये बीजेपी का आदमी है। तिरंगा यात्रा निकला नहीं कि आप बोले कि ये बीजेपी का आदमी है। भाई, कांग्रेस के जो झंडा है उसमें तो पूरा ट्राई कलर है। तो ये नैरेटिव जो सेट करते हैं दूसरे के अगेंस्ट में, वही नैरेटिव आपके लिए घातक साबित होता है। दोस्तों, मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए यूपी चुनाव पे जाना चाहता हूँ, बिहार चुनाव पे जाना चाहता हूँ, पंजाब चुनाव पे जाना चाहता हूँ, मणिपुर चुनाव जाना चाहता हूँ, उत्तराखंड चुनाव में जाना चाहता हूँ। विपक्ष एक नैरेटिव बना दी, बुलडोजर बाबा, और वही नैरेटिव उनके काम आ गया। विपक्ष एक नैरेटिव बना दी कि यूक्रेन में भारतीय छात्रों का दोहन हो रहा है, वहां सरकार वापस लाने का उचित व्यवस्था नहीं कर रही है। यही विपक्ष का हथियार बीजेपी के काम आ गए, क्योंकि जो हकीकत से आप मुंह मोड़ेंगे और उसको उल्टा सीधा पेश करेंगे तो सच्चाई छुप नहीं सकती, बनावट की असूलों से सुगंध आ नहीं सकती कागज के फूलों से। इसका दूसरा भी है, लेकिन वो कब है? जब एकता में ज्यादा ताकत हो, वो बात है, अलग है। लेकिन इस नैरेटिव में है कि सच्चाई को ज्यादा तोड़ मड़ोड़ करके पेश नहीं करना चाहिए, नहीं तो झूठ से भी बदतर लगता है। और झूठ को ज्यादा तोड़ मड़ोड़ कर पेश करते हो, यदि एकता है तो वो सच्चाई को भी मात कर देती है। तो एक नैरेटिव, ये जो नैरेटिव बना के चले थे बुलडोजर बाबा, या सरकार मतलब कार्य नहीं कर रही है, नहीं, आपने जो भी विपक्ष है वो गलत प्रसारित किया। कार्य किया, आप बताइए कि कार्य किया है, लेकिन इससे हम बेहतर कार्य करके दिखाएंगे। आप किसी कार्य को ही बोलेंगे कि कार्य नहीं किया है, आदमी को पचेगा ही नहीं।
आदमी को पचेगा ही नहीं। अब मैं उजला शर्ट पहना हूँ और कोई आए बोला कि नहीं आपका उजला शर्ट नहीं है, ये काला शर्ट है, और मैं आपको उजला शर्ट पहनाऊंगा, तो पचेगी नहीं। आपको ये बोलना है कि अभी आप जो उजला शर्ट पहने हैं ना, इससे मैं और रंगीन और अच्छा कपड़ा को पहनाऊंगा, तब उसके दिमाग में लगेगा कि सही बात कर रहा है। लेकिन आप मैं पहना उजला, आप बोलेगा कि पीला कपड़ा पहने हैं, मैं आपको लाल मैं व्हाइट पहनाऊंगा, तो किसी को गले नहीं उतरेगा, क्योंकि सामने सामने दिखेगा कि वो झूठ बोल रहा है। झूठ क्यों बोल रहा है? क्योंकि उसके अंदर अब जो भी हो, सामने वाला सोचेगा कि झूठ बोलकर प्रचार कर रहा है, तो कल होकर के मेरे साथ झूठ धोखा करेगा। इसलिए कभी भी गलत नैरेटिव के साथ किसी के इमेज को प्रसारित मत कीजिए। यदि उसका इमेज सही है तो सही बताइए, सही है तो सही बताइए, बोलिए कि लेकिन मैं इससे भी अच्छा काम करूंगा, इससे अच्छा आपको परिणाम दूंगा। तो ये जो 5 राज्य में चुनाव हुआ है, इससे एक खुशी की बात है कि लोग सोच समझ कर वोट कर रहे हैं और एक सिंगल पार्टी को बहुमत दे रहे हैं, ताकि जनता अपने पैसों का डेवलपमेंट में, विकास में, रोड में, सड़क में, स्कूल व्यवस्था में, शिक्षा में, इसमें जो फंड आती है उसका सही प्रयोग हो सके, उपयोग हो सके, और भ्रष्टाचार में इस पैसों का इस्तेमाल ना हो सके, ना हो, दुरुपयोग ना हो। इसलिए एक पार्टी की सरकार जब भी चुनिए, एक पार्टी को पूर्ण बहुमत दीजिए, ताकि किसी के ब्लैकमेलिंग का शिकार ना हो। और अगले बार यदि वो सही नहीं करती है, आप उसको चेंज कीजिए, बदल डालिए। तो राष्ट्रवाद की जहां तक बात चर्चा है, थोड़ा सा और आगे बढ़ूंगा कि ये राष्ट्रवाद बोल करके जर्मनी को, वहां का हिटलर कंगाल कर दिया था। तो चाहे जो भी पार्टी राष्ट्रवाद का मुद्दा को लेकर के झंडा उठाती है, जरूर आप उस पर विचार कीजिए कि सही में वो राष्ट्रवाद का मतलब घोतक है, राष्ट्रवाद को लेकर चलने वाला है, कि राष्ट्रवाद के नाम पर सत्ता की मलाई चावने वाला है। आपको ध्यान देना है, आपको सोचना है, और आप विचार करेंगे, आपको पता चलेगा कि नहीं, ये भले राष्ट्रवाद बोल रहा है, लेकिन इसके मन में सत्ता का लालच है। वैसे आदमी को, वैसे पार्टी को, वैसे व्यक्ति को कभी भी आप नहीं चूज कीजिए। जरूरी नहीं है कि कोई जाति है उसके लिए स्पेशल राष्ट्रवाद उसके मन में है, दिल में है। एक धर्म है, उसी के नाम पे राष्ट्रवाद है, ऐसा नहीं है। हमारे देश में अनेकता में एकता है, और इसका मिसाल सर्वधर्म समभाव इसका मिसाल है। आज हमारा जो मिसाइल मैन है नहीं रहे हमारे बीच, आजीवन वो देश के सेवा के प्रति समर्पित रहे। अबुल कलाम आजाद जो हमारे मिसाइल कार्यक्रम के मतलब जनक थे, और देश को एक महाशक्ति के रूप में पंक्ति में खड़ा करने का काम किया उन्होंने। नबी नारायण वैज्ञानिक, उनके ऊपर बहुत सारी देशद्रोह की मुकदमा भी चली, बरी हुए। तो कोई जाति, कोई धर्म, कोई संप्रदाय नहीं, कोई क्षेत्रवाद नहीं, संपूर्ण भारत एक है। इसलिए भारत की और एकता की और अखंडता को बरकरार रखनी है। अपना सुरक्षा यदि रखना है तो देश पहले, बाद में आओ। देश को यदि ऊपर रखना है तो स्वदेशी अपनाना होगा, टैक्स भरने होंगे, जो भ्रष्टाचार कर रहा है उस पर ध्यान देना होगा, आंख बंद करके नहीं चलना होगा। ये भी दूसरे को गलत काम करके आप अपना मुंह छुपाते हैं, वो भी एक तरह से देशद्रोह है, देश को घाटा है। तो देश को घाटा है, देश को घाटा को आप देख रहे हैं। यदि सीधा शब्द में मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप कहीं से रास्ते से गुजर रहे हैं, आपके भाई को, आपके भतीजा को, आपके बेटे को, आपके बेटी को कोई मार रहा है, पीट रहा है, प्रताड़ित कर रहा है, क्या आप वहां से चुपचाप निकल सकते हैं? नहीं निकल सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसको आप अपना अंग मान रहे हैं, अपना रिश्तेदार मान रहे हैं, मान नहीं रहे हैं, आपके दिल से जुड़ाव है। तो क्या जब कोई नेता, जब कोई व्यक्ति आपके देश को हानि पहुंचा रहा है, भ्रष्टाचार कर रहा है, मतलब हानि पहुंचा रहा है,
तो आप आंख बंद कैसे कर सकते हैं? यदि आप आंख बंद कर रहे हैं मतलब आप देशद्रोह का काम कर रहे हैं। जैसे आप अपने परिवार को कोई प्रताड़ित करते हुए देख करके आंख बंद करके जा रहे हैं, आप जा ही नहीं सकते हैं, और यदि जा रहे हैं तो आपके ऊपर वही आरोप लगेंगे कि ये परिवार विरोधी है, तो वही देशद्रोही आप पे भी होगा कि आप देश के नुकसान होते हुए देख करके भी आप आंख बंद कर रहे हैं। तो इस सब को की जागरूकता हमें फैलानी पड़ेगी, अपने सोच को बढ़ाना पड़ेगा। तो एक देश, एक राज्य, एक नागरिक, और इसको मजबूत करने के लिए स्वदेशी चीजों को अपनाएं, जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ करके एबल व्यक्ति को चुने, एबिलिटी को देखे, पॉपुलरिटी को कम तरजीह दे जरूर दे, लेकिन एबिलिटी को ज्यादा तरजीह दे। इन्हीं शब्दों के साथ आज का फेसबुक लाइव को आज मैं यहीं पर स्थगित करता हूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।